हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम न्यायिक सक्रियता पर बात करते हैं। न्यायिक सक्रियता का प्रश्न आपके मेंस में, बिहार पीसीएस के मेंस में सेकंड पेपर में अक्सर पूछा जाता है। बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है और अभी ये चर्चा का कारण भी रहा, करंट से भी जुड़ा रहा, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए जानते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत उसने यह जांच करने का निर्णय लिया था कि क्या आंध्र प्रदेश राज्य में संवैधानिक टूट की स्थिति है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह रोक राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार की याचिका के आधार पर लगाई है। चूंकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश न्यायिक अधिरचना का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पर रोक लगा तो दी, परंतु इसे देखते हुए संविधान में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोका जा सके और भारतीय संघवाद को इसकी पूर्ण भावनाओं के साथ मजबूत किया जा सके। राज्य के कार्य ये क्यों हुआ कि राज्य के कार्यकारी को निलंबित करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन स्थापित करने के लिए संवैधानिक टूट या संवैधानिक विफलता एक वैध आधार है। यह विशेष रूप से कार्यपालिका में निहित शक्ति है और न्यायपालिका द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। बार बार इन्हीं आधारों पर न्यायिक सक्रियता का प्रश्न उठता है। तो आइए न्यायिक सक्रियता का प्रश्न देखते हैं। न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। दूसरे शब्दों में कहें, न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका एवं कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों को पालन करने के लिए बाध्य करना है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में आया। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। जनहित याचिका। आइए देखते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। चूंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका सबकी अलग अलग शक्तियां हैं, विभिन्न प्रावधानों के तहत संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधित कार्यप्रणाली में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से रेखा खींची गई है। हालांकि भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कभी भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों में पर्याप्त रूप से अंतर है। इस प्रकार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जहां अनुच्छेद 121 व 211 विधायिका को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से मना करते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 212 अदालतों को विधायिका की आंतरिक कार्यवाही पर निर्णय लेने से रोकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया है। यथा अरुण गोपाल बनाम भारत संघ 2017, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 2018, सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 तथा राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 आदि ये उदाहरण हैं। उल्लेखनीय है कि एनजीटी द्वारा
आदेश दिया गया कि 15 वर्षीय पेट्रोल संचालित और 10 वर्षीय डीजल संचालित वाहन दिल्ली में नहीं चलाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वाहनों को अपनाने का निर्देश दिया है। हालांकि न तो एनजीटी और न ही सुप्रीम कोर्ट ही विधायी निकाय हैं। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क कि न्यायिक सक्रियता किन कारणों से सही ठहराई जा सकती है। यह अन्य सरकारी शाखाओं, चेक और शेष राशि की एक प्रणाली प्रदान करती है। न्यायिक सक्रियता रचनात्मकता से युक्त एक नाजुक अभ्यास है। यह न्याय निर्णयन में आवश्यक नवाचार लाती है। न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों के उन मामलों में अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है जहां कानून संतुलन प्रदान करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता मुद्दों में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यही कारण है कि यह स्थापित न्याय प्रणाली और उसके निर्णयों में त्वरित विश्वास कायम करती है। कई बार सार्वजनिक शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए न्यायपालिका के लिए सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग को जांचना आवश्यक हो जाता है। यह तेजी से उन विभिन्न मुद्दों पर समाधान प्रदान का एक अच्छा विकल्प है जहां विधायिका बहुमत के मुद्दे पर फंस जाती है। न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क। न्यायाधीश किसी भी मौजूदा कानून को ओवरराइड कर सकते हैं, इसलिए यह स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा तैयार की गई सीमा रेखा का उल्लंघन करता है। न्यायाधीशों की न्यायिक राय अन्य मामलों पर शासन करने के लिए मानक बन जाती है। इसके अतिरिक्त निर्णय निजी या स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं, जो जनता को बड़े पैमाने पर अदालतों के बार बार हस्तक्षेप के कारण लोगों का विश्वास सरकारी संस्थाओं की गुणवत्ता, अखंडता और दक्षता के प्रति कम हो जाता है। न्यायिक सक्रियता एक अग्रगामी कदम। जब विधायिका बदलते समय के अनुरूप आवश्यक कानून बनाने में विफल रहती है और सरकारी एजेंसियां ईमानदारी से अपने प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने में बुरी तरह विफल हो जाती हैं, तो संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में नागरिकों का आत्मविश्वास का क्षरण होता है। ऐसे परिदृश्य में न्यायपालिका आमतौर पर विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्धारित क्षेत्रों में कदम उठाती है, तो परिणाम न्यायिक कानून और न्यायपालिका द्वारा सरकार के सामने आते हैं। पक्ष और विपक्ष के तर्क देने के बाद क्या निष्कर्ष लिखेंगे? न्यायिक सक्रियता संविधान द्वारा समर्थित नहीं है। यह न्यायिक अधिकारियों द्वारा पूरी तरह तैयार एक उत्पाद है। जब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर दी गई शक्तियों की सीमा रेखा पर कदम उठाती है, तो कोई यह कह सकता है कि न्यायपालिका संविधान में वर्णित पृथक्करण की अवधारणा को समाप्त करने लगती है। अतः स्पष्ट है, संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायिक अनुशासन पर विचार किया जाना चाहिए। कानून बनाना और कानूनों के बीच के अंतर को भरना विधायिका का कर्तव्य है और इसे उचित तरीके से लागू करना कार्यपालिका का कार्य है। इसका लाभ यह है कि न्यायपालिका को केवल एक कार्य यानी अपनी कार्य क्षेत्र की ही व्याख्या करनी होगी। परिणामतः इससे सरकार के सभी अंगों के बीच सुसंगत संतुलन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखा जा सकता है। तो ये न्याय सक्रियता थी। आप इसे देख लीजिएगा और अगर पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।